मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स दिखते नहीं हैं पर होते हैं। हमको पता होता है कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है और कितनी ज़रूरत होती है उस चीज़ को समझने की। हमारे अराउंड जो लोग हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को समझें। ये बहुत ज़रूरी होता है। हाय गाइस, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच। और आज के पॉडकास्ट में मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट दिस शो एडोलेसेंस। It's a very heavy topic and it can be triggering for some people. So I would highly suggest कि आप पहले अपने साथ बैठ के एक्सप्लोर करो कि आपको आज का पॉडकास्ट देखना है कि नहीं, because it can be very disturbing for some people. Um, it took me a bit to even sit and write my talking points. I was writing down my learnings from this show, and I think I'm going to cry while filming this because I was crying while writing this. It is such a beautifully directed, much needed show. I think everybody needs to watch this to understand how deep emotional and mental health struggles can be, how deep emotional and mental stress can be. बहुत ब्यूटिफुली इस शो में एक्सप्लेन किया है. इट्स अ 4 episode शो एंड द वे इट इज शॉट, द वे इट इज डन, इट इज जस्ट so beautifully well thought, intelligently put together that I think जो इस शो से लर्निंग ना ले पाए, God bless them, because there are so many learnings in this show. I wish all parents, teachers watch this show. सबसे पहली लर्निंग इस शो में से जो मैंने निकाली वो ये थी कि बचपन कितना इम्पोर्टेंट होता है और बचपन में आपके साथ जो चल रहा होता है वो इतनी क्रूशल फेज ऑफ योर लाइफ होती है दैट मेक्स यू इनटू एन एडल्ट. एंड इस शो के अंदर वो बहुत ब्यूटिफुली दिखाया है. हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं उम्र से, पर दिमाग से हम बड़े, मैच्योर, इंटेलिजेंट नहीं होते. दिमाग से हम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, इर्रेशनल बिहेव करते हैं, हम लोग इमेच्योर बिहेव करते हैं, इलॉजिकल हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, अपने इमोशंस को और अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं हम एडल्ट्स. एंड बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे खुद से करें, क्योंकि एज एडल्ट्स हमें नहीं आता होता है हाउ टू डू इट. एंड इस शो के अंदर ये बहुत ही ब्यूटिफुली एंड डीपली दिखाया है कि कैसे बचपन में जो हमारे साथ हमारे अराउंड माहौल होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें मारेगा तो ही प्रॉब्लम है. Words, behavior, environment, and disconnection can lead into such deep wounds, deep psychological wounds, जिसमें कि आप एक एक्सट्रीम बिहेवियर में पहुंच जाओगे. इट कैन बी सेल्फ हार्मिंग or it can be harming others. A lot of people end up into the self-harming section and a lot of people end up hurting others. But in reality, we all need help. Help is such a big word that we don't talk about, and how deeply we need each other's help, how deeply we need healing and compassion and intelligence and understanding and empathy. दुनिया इतनी insensitive है for sensitive people
that empathy is missing and lacking all around us. And this show shows that brilliantly, to say the least. Adolescence is not just a show, it's truly a wake up call. जिसको मिले, जिसको समझ में आए, वो एक बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग तो मानना ही नहीं चाहते कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स कोई चीज़ भी होती है. There is so many labels to it, there is so much of taboo and shame attached to it कि आप बोल ही नहीं सकते कि ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है. एंड आई लव हाउ इस शो के अंदर जो एक चीज़ दिखाई है कि people end up hurting others while they are also suffering. But what is happening overall in our society is that people are just hurting each other. People are just damaging each other, breaking each other. And हर कोई सामने वाले को हर्ट करने में लगा हुआ है, दुख देने में लगा हुआ है, क्योंकि अंदर इतना दुख है तो सामने वाले को भी दुख दे दो. अंदर हर्ट है, सामने वाले को दे दो. अंदर गुस्सा है, सामने वाले को दे दो. अंदर प्यार है ही नहीं तो सामने वाले को आप क्या ही दोगे. पहली चीज़ जो मैंने इस शो से बहुत ब्यूटिफुली सीखी वॉज हाउ ऑनलाइन सेफ्टी मस्ट बी टॉट अर्ली. आज की डेट में बच्चों के पास फ़ोन और आईपैड्स इतनी ईजिली उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. व्हेन यू गिव iPads to 8-year-olds, you cannot monitor them 24/7. एंड बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आप उनको गैजेट दे रहे हो, इंटरनेट दे रहे हो. इंटरनेट पे पॉर्न है, इंटरनेट पे अगर आप चाइल्ड एज अप्रोप्रिएट भी लगा दोगे तो कितना सारा कंटेंट है जो चाइल्ड अप्रोप्रिएट एज से पार हो जाता है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट चाइल्ड अप्रोप्रिएट. देयर इज सो मच ऑफ साइबर safety happening, cyber security happening, but it's still not enough. So when you give a gadget to your child, it ruins your child's mental health from very starting. Children lack focus, children lack connection. वो अपने गैजेट से ऊपर ही नहीं आना चाहते to make a connection. I do not want to get into how bad gadgets are for children, because parents, this is another topic for some other day. but इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में हम बात नहीं करते हैं. ऑनलाइन सेफ्टी यूज़ नहीं होती है. बच्चों के पास इंस्टाग्राम होता है, बच्चे उसके अंदर आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को बुली करते हैं. एंड उसका एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे या बहुत सारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो सकता है, वो उस मूवी के अंदर दिखाया है. सो देर इज़ दिस कैरेक्टर कॉल्ड जेमी हु इज़ अ 13-year-old एंड ही एंड्स अप किलिंग हिज classmate who is also 13-year-old. And I would want you to see the show, but जेमी की खुद की मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स जो दिखाई गई हैं, while also exploring that he ended up killing somebody, he ended up taking somebody's life, and that is never going to justify anything. When you kill somebody, you kill somebody. There can be no reason to justify your actions like that. Even when it's bullying, you cannot kill somebody. It's such a एक सीन है उसके अंदर जिसके अंदर एक फीमेल ऑफिसर अपने मेल कलीग ऑफिसर को बोल रही होती है कि इसने मार दिया, अब हम मोटिव क्यों अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी जेमी के साथ हुआ होगा, बट जेमी ने स्टिल उस बच्ची को मार दिया, स्टैब कर दिया. Whatever the motive is, it's not okay to kill someone. And this is where क्योंकि मैं लुईस हे की बुक्स पढ़ती हूँ,
I can understand both sides. As a life coach, also, I can understand both sides. Jamie and the girl who died in the show, they both needed help. Their parents needed help. स्कूल का एनवायरनमेंट कितना फक्ड अप होता है. स्कूल के अंदर टीचर्स आर नॉट कनेक्टेड विद चिल्ड्रन. देर इज ओनली दिस आइडिया ऑफ पढ़ लो, जबकि उस उम्र में बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, बच्चों का दिमाग ग्रो हो रहा होता है, उनके रिलेशनशिप्स बन रहे होते हैं. वो सिर्फ पढ़ने स्कूल नहीं जाते हैं. स्कूल के अंदर एक लाइफ कोच और थेरेपिस्ट का होना और हर बच्चे का उस लाइफ कोच और उस थेरेपिस्ट के साथ महीने में 1 बार या 2 बार सेशन होना कितना ज़रूरी है. एंड हर बच्चे का होना. यू कैन नॉट लेबल कि किसी बच्चे को चाहिए और किसी बच्चे को नहीं चाहिए. हमारी कंट्री में तो हेल्प बहुत दूर पहुंच जाती है, लेकिन बाहर अगर हेल्प है भी तो सिर्फ वो बच्चे हेल्प लेते हैं जिनके घर में फिजिकल वायलेंस है. एंड दिस इज़ वेयर आई वांट टू कम टू द नेक्स्ट पॉइंटर जो इस शो में बहुत अच्छे से दिखाया है कि प्राइमरली ऐसे ऊपर से देखने में जेमी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. उसके पेरेंट्स सेपरेटेड नहीं होते हैं. हमारे यहाँ ये बड़ी थ्योरी है कि सेपरेटेड पेरेंट्स के बच्चे डिस्टर्ब्ड होते हैं. जेमी के पेरेंट्स इकट्ठे रह रहे होते हैं. इट्स अ प्रॉपर 2 चिल्ड्रन बोथ द पेरेंट्स टुगेदर हाउस. अगर आप दूर से देखोगे तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, घर में कुछ भी नहीं लग रहा कि जेमी के घर में प्रॉब्लम है. लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली अंदर जाके देखोगे तो इस शो में दिखाया है हाउ द फैमिली इज डिस्कनेक्टेड विद ईच अदर. सब अपने अपने पछड़ों में लगे हुए हैं, आपस में कनेक्शन नहीं है. उसमें एक सीन दिखाया है, बड़े सारे सीन्स हैं, लेकिन एक सीन जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, हाउ जेमी एक्सप्रेसेस कि उसके फादर के साथ उसका डिस्कनेक्शन था. हिज आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी, हिज आइडिया ऑफ a man was fucked, to say the least. He had no proper male role models, and I want to plug in myself here. I've never had प्रॉपर मेल रोल मॉडल्स. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इमोशनली अवेलेबल मैच्योर आदमी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. मैंने इमेच्योर आदमी एक्सपीरियंस किए हैं. मैंने वो आदमी एक्सप्लोर किए हैं और एक्सपीरियंस किए हैं जो कि साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि सबमिसिव होते हैं, जो कि डोमिनेटिंग होते हैं, जो अपने खुद के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के साथ हेल्प भी नहीं सीख करते और कुछ ठीक भी नहीं करना चाहते. मैंने वो आदमी एक्सपीरियंस किए हैं जो कि अपने घर में तानाशाही चलाते हैं, जो मिसोजिनिस्टिक होते हैं. लेकिन बच्चों के लिए अवेलेबल फादर्स मैंने नहीं एक्सपीरियंस किए हैं. मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे फादर फिज़िकली अब्यूज़िव थे, इमोशनली अनअवेलेबल थे. तो मेरी डेफिनेशन आदमियों को लेकर के यही बनी कि बस मारना नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है. जब तक कि ये आदमी मुझे मार नहीं रहा तब तक सब कुछ सही है. मार नहीं रहा लेकिन प्यार भी नहीं कर रहा, इज्जत भी नहीं कर रहा, अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहा. मेरी डेफिनेशन में एक आदमी का मतलब यही था, मार नहीं रहा तो सब सही है. तो इस शो में बहुत अच्छे से दिखाया है हाउ वी डू नॉट हैव प्रॉपर मेल रोल मॉडल्स. हेल्दी आदमी के रोल मॉडल्स ही हमारी सोसाइटी में कुछ खास एग्जिस्ट नहीं करते. आई लव हाउ इस शो के अंदर ये चीज़ दिखाई है. जेमी का फादर अपने आप में स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके अपने खुद के इश्यूज होते हैं, उसने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया होता. जेमी की मदर अपने आप में स्ट्रगल कर रही होती है. फैमिली ओवरऑल कनेक्टेड ही नहीं होती है. बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अपने कमरे में टाइम स्पेंड कर रहा है या अपने गैजेट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है तो पेरेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं है एक्सप्लोर करने में कि ऐसा क्यों है, क्योंकि फैमिली इतनी डिस्कनेक्टेड होती है, आपस में बात होती ही नहीं है. ओपन कम्युनिकेशन और कनेक्शन जब आपका बहुत यंग एज से आपके घर में मिसिंग होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आइसोलेशन में चले जाते हो, गलत संगति में चले जाते हो. आपको पता ही नहीं चलता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है. आप कंफ्यूज्ड, डिस्कनेक्टेड और डिटैच्ड हो जाते हो. ऐसे में आप या तो अपने आप को दुख पहुंचाओगे या दूसरों को दुख पहुंचाओगे. It's
प्रिटी मच दैट जो इस शो के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया है। जेमी के पेरेंट उसके ऑनलाइन वर्ल्ड से इतने अनअवेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जेमी भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता अबाउट एनीथिंग। इसको डिस्कनेक्शन बोलते हैं, इमोशनल डिस्कनेक्शन बोलते हैं। जब जेमी जेल में होता है और एक सीन दिखाया है जिसमें कि फैमिली अपने आप में स्ट्रगल कर रही है, जब वो लोग कार में बैठते हैं और जाते हैं तो भी उनकी बच्ची के हाथ में फ़ोन होता है, एंड दैट्स अ नॉर्मल थिंग। फ़ोन को लेकर के कोई टाइमिंग्स एक्सप्लोर नहीं हुए, फ़ोन को लेकर के कोई डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों की अपनी ज़िंदगी है। जब बच्चे 10 साल से 18 साल और 20 साल की उम्र में होते हैं तो उनको आज़ादी देना ही होती है, लेकिन आज़ादी देने के साथ साथ उनका ध्यान रखना, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना, उनकी इमोशनल नीड्स को एक्सप्लोर करना, उनके साथ क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, कोई उनको बुली तो नहीं कर रहा, कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहा। उनको अगर कोई परेशान कर रहा है तो उस चीज़ को सीरियसली लेना, सिर्फ मार्क्स और उनके टैलेंट पे एक्सप्लोर नहीं करना कि बस पढ़ने में अच्छे होने चाहिए और कोई टैलेंट होना चाहिए जिससे वो बड़े होके कुछ बन जाए। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स सिर्फ दो ही चीज़ें तो एक्सप्लोर करते हैं कि एक तो हमारे हिसाब से जी लो और बड़े होके कुछ बन जाओ। इसके बीच में कुछ नहीं है। आपके मेंटल नीड्स और इमोशनल नीड्स की कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप की खुद की भी नहीं है। जब खुद की ही नहीं है तो दूसरे की क्या बनाएंगे। मुझे इस शो की ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इस शो में इन्होंने एक फुल फैमिली दिखाई है, और उस फुल फैमिली में ना फादर अल्कोहल पीता है ना मारता है, ना मदर अल्कोहल पीती है ना मारती है, लेकिन फिर भी कितना डिस्कनेक्शन है, कितना आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, वो बहुत अच्छे से दिखाया है शो के अंदर। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, और इसके साथ बैठ के एक्सप्लोर करने वाली बात है कि हम अपनी लाइफ में अपने साथ कनेक्शन बनाएं और फिर सामने वाले के साथ कनेक्शन बनाएं। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी, इस शो के थ्रू I had this learning how important is mental health awareness in schools. टीचर्स ही मेंटली अवेयर नहीं होते, टीचर्स ही इमोशनल नीड्स के बारे में बात नहीं करते, तो बच्चों की क्या ही बात करोगे, बच्चे कहाँ ही जाएंगे जब टीचर्स को ही नहीं पता होता कि कैसे नेविगेट करना है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव हेल्प, all sorts of help, life coaches, therapists, psychologists, psychiatrists, healers, नॉन जजमेंटल सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल स्पेस जहाँ पे एक इंसान अपने मन की बात रख सके और उसके एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट ना किया जाए, उसके दर्द को समझा जाए। इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, लेकिन वी वुड रैदर लेबल somebody a problem child. We would rather go into that space कि पेरेंट्स की गलती है या बच्चे की गलती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल एक ये रिपीटेड साइकिल है जो चलता चला जा रहा है, जिसमें हम हेल्प डालते ही नहीं। स्कूल में पढ़ाई की बातें होती हैं और दैट्स अबाउट इट, और कोई बात नहीं होती। स्कूल के अंदर अगर कोई किसी को बुली कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो उस पर कोई खास एक्सप्लोरेशन नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल यू एंड अप हर्टिंग समबडी, विच इज़ सो रिडिकुलस। बट एक्चुअल में हमारे यहाँ पे यही तो होता है कि जब तक आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करते, कोई नहीं देखना चाहता कि क्या पेन है। जब आप फिजिकली अपने आप को हर्ट करो या सामने वाले को हर्ट करो, तब जाकर के किसी मुद्दे पे थोड़ी सी बात उठ जाती है, बस दैट्स अबाउट इट। साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रगल्स दिखते नहीं हैं तो हम उनको दबा देते हैं, हम उनको इनवैलिडेट कर देते हैं। हमारे लिए बहुत इजी होता है बोलना कि ये होते ही नहीं है, ये मुद्दा तो है ही नहीं, बस ब्लेम कर दो किसी को या इनवैलिडेट कर दो। वो ईजियर तरीका लगता है हमको एज अ सोसाइटी बच्चों से डील करने में। मेरे बेटे को लास्ट ईयर एक बच्चे ने पंच किया जिससे मेरे बेटे का दांत टूट गया।
जब मैं उनके पेरेंट्स से बात करने गई तो उनके पेरेंट्स का बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन था कि बच्चे आपस में एक दूसरे को पीट देते हैं। जब मैं दूसरी बार बात करने गई, क्योंकि वो बच्चा मेरे बेटे को मार रहा था पार्क में, तो उसके फादर मेरे पे ही चिल्लाने लग गए और एकदम कुत्ते की तरह चिल्लाने लग गए, एकदम हाउल करके चिल्लाने लग गए। और I ended up recording it because he was shouting in a way I felt so unsafe. He started saying things like, अरे तुम तो सेपरेटेड हो, मुझे पता है तुम कैसी वीडियोस बनाती हो, तुम अपने बच्चे को क्या सिखा रही हो। उनके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा था, लेकिन at the end of the day topic became about me. Topic became about how किया ही नहीं है हमारे बच्चे ने। उसके बाद से लेकर के आज तक अगर मेरे बच्चे के साथ कभी भी बुलिंग हुई है तो पेरेंट्स बात करके राज़ी नहीं होते। पेरेंट्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पेरेंट्स डिफेंसिव हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने तो कुछ गलत किया ही नहीं होगा, आप अपने बच्चे को देखो। देयर वाज लिटरली अ मदर हु टोल्ड मी कि अगर तुमको अपने बच्चे की इतनी चिंता है तो अपने बच्चे को घर पे रखो, क्योंकि उनके बच्चे मेरे बच्चे को पुश कर रहे थे, उनके बच्चे मेरे बच्चे को पार्क में आकर के परेशान कर रहे थे। बुलिंग को लेकर के हम कॉन्वर्सेशन करते ही नहीं हैं, बुलिंग को लेकर के रूल्स होते ही नहीं हैं। स्कूल में कुछ रूल्स बन गए हैं, बट स्कूल के बाहर भी तो ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, सोशल मीडिया पे करती है, आपस में दोस्तों में करती है, घर पे करती है। तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ को लेकर के हम बात करते ही नहीं हैं, और सब आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को हर्ट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। एक बार एक मदर ने मुझे बोला कि आप अपने बच्चे को सिखाओ, तो मैंने बोला ठीक है मैं तो सिखाऊंगी, आप भी अपने बच्चे को सिखाओ। तो कहती नहीं, मेरे बच्चे में कोई गलती नहीं है, आप अपने बच्चे को सिखाओ। बहस करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, सामने वाले के हिसाब से वो कभी गलत है ही नहीं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिससे सारे वॉर, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहाँ से ही हम अपनी दुनिया देखते हैं और जीते हैं। लेकिन हम एज ह्यूमन बीइंग्स किसी को हर्ट करने से पहले 2 बार सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर हमको किसी ने हर्ट कर दिया तो हम सामने वाले को हर्ट करेंगे। ये शो के अंदर दिखाया है। जेमी को हेल्प चाहिए होती है, जेमी वॉज गेटिंग बुलीड बाय अ गर्ल, लेकिन वो उस गर्ल को हर्ट करता है बिकॉज इट्स ईजियर टू हर्ट हर बैक। उस इट्स सो देयर इज दिस सीन वेयर जो उसको साइकोलॉजिकली असेस कर रही होती है, दैट प्रोफेशनल एंड्स अप सेइंग कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डेथ इज, you basically took away somebody's future. There is going to be no future for Katie because you took it away. उस 13 साल के बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसने किसी को मार दिया है। उसके वो पूरे शो में यही बोलता आ रहा होता है दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज हमको यही सिखाया गया है कि अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो सामने वाले को हर्ट करो। Somebody told me when Ivan was going through so much bullying, Ivan still is, there are so many people who keep telling me that I teach my child, if somebody slaps you, you slap them twice. So overall हम अपनी सोसाइटी में रेज, नफ़रत, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को हर्ट करना, यही इंक्रीज़ कर रहे हैं। तुमको कोई मारता है तो उसको 4 और मार के आओ, तुमको कोई हर्ट करता है तो उसको और डबल हर्ट करके आओ। कॉन्वर्सेशन
और रिपेयर करना, हील करना, प्रॉब्लम के बारे में बात करना, आराम से बैठ के समझाना, ये सब तो पेरेंट्स ही नहीं करते अपने बच्चों के साथ। तो ये मुद्दा मुद्दा ही रह जाता है। डिस्कनेक्शन इतना बड़ा क्रिएट हो जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है। टीचर्स को पता नहीं होता बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, पेरेंट्स को नहीं पता होता क्या चल रहा है, बच्चे बताते भी नहीं हैं क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं होता उनको सीरियसली लेने में। लेकिन जब मुद्दा मर्डर का हो जाता है तब सबको पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा था। ये शो में बहुत अच्छे से दिखाया है। देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग अप देयर लाइफ। तब कॉन्वर्सेशन होती है कि इस बच्चे के साथ बुलिंग चल रही थी। मेजरली बच्चे अपनी लाइफ ले लेते हैं, एडल्ट बन जाते हैं तो भी या तो सामने वाले को हर्ट करते हैं या अपने आप को हर्ट करते हैं। एंड दिस इज़ वेयर इट गेट्स सो फक्ड अप। इस शो के अंदर दिखाया है हाउ जेमी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉक्सिक मैस्क्यूलिनिटी टूवर्ड्स विमेन। जेमी के हिसाब से मैस्क्यूलिनिटी का मतलब ही यही होता है that you need to have rage. How can somebody hurt you? How can somebody say something about you? How could she do that? How could she reject me? How could she talk shit about me? Emotional intelligence स्कूल में कितनी ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स होने चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस के, स्कूल में वर्कशॉप्स होने चाहिए, क्लास होनी चाहिए बकायदा जिसमें बच्चे हर दिन हर दूसरे दिन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझें। बट ये सब कुछ है नहीं। ये एक बहुत बड़ा पीस है जो कि मिसिंग है। बट इवेंचुअली हम बड़े होकर के सोसाइटी बनाते हैं, तो जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, वी एंड अप मेकिंग अ टॉक्सिक society. Judging someone's mental health based on their behavior is such a dangerous concept. जेमी देखने में एकदम सही लगता था, but look what he did in the show. So बहुत ऑर्डिनरी सा लगता था, सीधा साधा। पूरे शो में वो यही बोलता रहा that I did not do anything wrong. But then it showed what kind of ideologies, what kind of mental health he had. Through the 4 episodes, they showed how देखने से नहीं पता चलता सामने वाला क्या कर सकता है आपके साथ, बाहर से नहीं पता चलता कि किसी के अंदर क्या चल रहा है और वो क्या कैपेबिलिटीज़ रखता है टू डू। when you see somebody, they will look absolutely fine, they'll look they're doing good and okay. इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में मैं तो मान ही नहीं पा रही थी कि जेमी ने मर्डर कर दिया है। रात को उसने मर्डर किया है एंड सुबह पुलिस वाज देयर अरेस्टिंग हिम and he peed in his pants and he just said that I haven't done anything wrong. He kept saying I haven't done anything wrong. So for Jamie, killing a girl who had bullied him and who had hurt him was not wrong. वो पूरे शो में यही बोलता आ रहा है that I did not do anything wrong. पहले एपिसोड में मैं मान ही नहीं पा रही थी कि जेमी ने मर्डर किया। इट्स अनबिलीवेबल दैट जेमी ने किया है in the first episode. Till I actually saw where they showed a video clip and then I was like, oh my gosh, because तब तक मुझे लग रहा था कि कुछ तो shift होगा शो में, but it was about that. And I was thinking as a coach and I was like, this is what it is. Nobody looks like they can hurt you. Nobody looks like they've done something. People don't even accept what they have done. 4th episode में लास्ट में जेमी अपने फादर को कॉल करके बोलता है that I'm gonna plead guilty. I'm gonna just plead guilty. तब भी वो ये नहीं बोलता है that I've killed this girl. In none of the spaces he says that. People do not accept when they do something wrong because they create a story in their head
and their story is the biggest story. हमारे यहाँ पे इतने सारे rape के cases होते हैं जहाँ when you listen to those men who have raped the women, they have some story. They are fucked up in their own head. Also, one thing that I want to talk about is because men are not raised with emotional support, they end up becoming monsters. There is no other way to put it. So this whole culture of being that rowdy, strong, rough man, being strong, rough, rowdy boy, our society, our environment is just becoming unsafe, and it's becoming alarming to say the least. I think alarming to बहुत time पहले ही चला गया, but that's the toxic male culture. That's the culture where masculinity is a question we need to explore, because हमारे यहाँ पे भी तो toxic masculinity ही practice होती है. Therapy and counseling should be normalized. I personally, when I separated, I started taking therapy for my child. I cannot wait for him to start his own sessions. I think professional help, even when I had zero money on me, I took money from my loved ones, but therapy nahi band hui. Sessions nahi band hue. When he will need a life coach, I will be there, or some other life coach will be there. Therapy for emotional processing, for processing trauma, um, it's so important. And trauma looks so different to everybody. हमारा notion of a traumatic family is if a family is divorced, if a family has physical violence. But major cases that I get as a life coach are people who are not having problems of being hit by somebody, but people who are going through emotional abuse. And this is where it's so important to understand that emotional abuse दिखती नहीं है but होती है, महसूस होती है. You go through it and only you understand what you are going through. हमारे यहाँ पे therapy और counseling normalized नहीं है, life coaching normalized नहीं है. There are so many people who come for sessions but are ashamed to tell their loved ones that they are taking sessions because they feel like they're doing something जो कि छुपा के करने की ज़रूरत है. हमारे कंट्री में we need more therapists, we need more life coaches, we need more counselors. I think all mental health professionals tap onto empathetic, compassionate, non-judgmental dimension of understanding their clients. So if we have more mental health professionals, more awareness will be created and more घरों के environment will be changed. मेरे खुद के घर में अब कितनी बात होती है about bullying, about सोच के बोलो, do not hurt somebody with your words, distance and come back and resolve the conflict with a conversation is something we have learned via me, because I started studying around mental health and then हमारे घर में बहुत, in fact, unspoken conversations, unspoken battles के बारे में बात होने लगी. My mother only understood my anxiety once I became a life coach. So imagine the number of years I have had a disconnect with her. You know, I've never ever spoken about this online, but I think today is the right moment and the right time to talk about it briefly. I was 15 years old when I ran from my house, and ran as in proper ran, police case sort of, because I was so unhappy in my house. But even post that episode, nobody explored my mental health issues. When I got married, I was so ashamed of acknowledging that I'm sad.
that I used to create pseudo happiness, pseudo joy, because I always felt like I am the problem. Once I started studying about mental health, I realized I was in a circus with monkeys and jokers and all sorts of emotionally abusive behavior. So बाहर से कोई नहीं मार रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, लेकिन आप टॉक्सिकली रोज डेली हर्ट कर रहे हो, आप इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हो, आप घर में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, घर में एक हायरार्की है, घर में मेंटल हेल्थ को लेकर के बात नहीं है, देयर आर टॉन्ट्स, देयर इज स्क्रूटनी, देयर इज लैक ऑफ कनेक्शन, देयर इज लैक ऑफ लव. सो सिर्फ मारना इज नॉट अब्यूज़. देयर इज सो मच डायनामिक ऑफ इमोशनल अब्यूज़ जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, एंड दिस शो टैप्ड ऑन टू दैट नर्व वेरी वेल. इमोशनल अब्यूज़ is the silent consuming factor that creates monsters. And जब तक कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं होता, हम मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और इमोशनल हेल्थ स्ट्रगल्स एक्सप्लोर ही नहीं करते. ना स्कूल में, ना घरों में. पीयर प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है बच्चों के ऊपर. हम there's this need to fit in. That scene where the boy is asking his psychiatrist that what do you think of me, do you like me, do you, not like in a liking sense, but what do you think of me, do you like me as a person. He has this need to be seen and liked. He had this need to be said that you are a good बॉय, जो प्रॉब्लली उसके पेरेंट्स ने उसको ढंग से बोला ही नहीं है बचपन से. आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स ये कॉन्शियसली कर रहे होते हैं. आई एम सेइंग एज एडल्ट्स हम खुद इतने ट्रबल्ड चल रहे हैं, एंड देन वी आर रेजिंग चिल्ड्रन इन दैट ट्रबल्ड इन्वायरमेंट. सो वी आर जस्ट, we ourselves can become toxic, and then we ourselves can become emotionally absent, we can become emotionally stressed adults, and then we are raising children. We are not probably equipped to raise children, neither parents nor teachers, and this is where adolescence has touched the right nerve. We are not equipped to raise emotionally and mentally healthy children. We only focus on physical health and academics when we talk about raising children. पढ़ने में अच्छा होना चाहिए और खाता पीता रहे, फिजिकली ठीक रहे, बट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का क्या? हमारे खुद में उतनी इक्विप्ड सेंस ही नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं है. 2-3 पॉइंटर्स आई वांट टू टॉक अबाउट बिफोर आई एंड टुडेज वीडियो. आई वाज राइटिंग दिस एंड I've said this, but I still want to share with you what I wrote. Victims of cyberbullying need immediate support. Victims of bullying need immediate support. बच्चों के साथ जब बुलिंग होती है तो उसको नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए. बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. बच्चों के बारे में एक्स्ट्रा सोचना बहुत ज़रूरी है. मैंने एक और चीज़ लिखी थी, that society needs to stop shaming therapy and medication. हमारे यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात होती है, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा. Adolescents need strong role models, especially male role models. I truly believe that fathers, मैंने तो नहीं देखे अच्छे, आपने देखे हैं तो ज़रूर बताना. 10 में से 9 लोगों के घरों में मैंने रोल मॉडल्स अच्छे नहीं देखे हैं. बहुत कम लोग देखे हैं who had good role models. I've seen silent fathers, angry fathers, passive aggressive fathers, absent fathers, fathers who abandon their children, fathers who neglect, fathers who look good and spoil their children with things but do not do parenting. इसको भी absence ही बोलते हैं, by the way, जब the mother has to do everything. I've seen same thing for mothers as well.
So overall, children do not have intelligent, compassionate role models. इंटरनेट और गैजेट का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है बच्चों पे, वेरी अप्रोप्रिएटली शोन इन दिस मूवी. Government policies on mental health education needs to be stronger. I wrote this. I wonder where we are going as a society when we are more concerned about comedians joking around and what women wear, but we are not concerned about the crime that keeps happening in our country, the health and the education system not pressing refresh button and adding more layers to just the curriculum. I think every parent needs to watch Adolescence. I wish every parent can understand and learn from it. How बच्चों के सामने सोच के बोलो, एज अ पेरेंट अपने ऊपर काम करो, सोचो इस बारे में कि बच्चे के लिए क्या बेटर कर सकते हो. आप एक बच्चे को बड़ा कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. टू नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइटली. आपस में एक दूसरे को हर्ट करके या हेट करके बच्चों को ये ना दिखाओ. आई विश parents would understand that. This brings me to one last thing I want to talk about, which is I truly feel that हम बायोलॉजिकली पेरेंट्स बन जाते हैं. सबको पता है कि एक रेस है जिसके अंदर एक स्टेजेस ऑफ लाइफ है. बड़े होना है, करियर बनाना है, शादी करनी है, बच्चा करना है. बड़े होना है, करियर बनाना है, शादी करनी है, बच्चा करना है. बहुत सारे हैं जो कि बच्चे को पालने के लिए मेंटली इमोशनली इक्विप्ड नहीं हैं. So don't have a child if you don't have the energy to raise a child. I'm not saying कि मैं बहुत अच्छी parent हूँ. I'm not saying that I will not make mistakes. I am probably making 100 mistakes already. I'm just saying that I do take sessions to help my child. मेरे खुद के possibility में मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ वो करती हूँ. ऐसे पेरेंट्स होना जो कि अपने ऊपर काम कर रहे हों वो बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट फिज़िकल काम, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बच्चों की नीड्स पूरी कर दो, बट मेंटल एंड इमोशनल नीड्स के बारे में सोचो. बच्चों के अंदर जा कर के चेक करना कि उनको क्या चाहिए और फिर उनको वो देना. अब अगर उनको आपका टाइम चाहिए और आपकी चीज़ें नहीं चाहिए तो उनको आपका टाइम चाहिए. अगर आप उनको अपना टाइम नहीं दोगे दे विल फील निगलेक्टेड. आप उनको आईपैड दे दोगे दे विल हैव अनदर वर्ल्ड. अब उस अदर वर्ल्ड से वो कौन सी चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे आप उस पर सुपरविजन रख ही नहीं सकते ढंग से. और सुपरवाइज भी करके रख लो तो भी चेक करना कि आपका बच्चा आपसे कितना कनेक्टेड है. सिर्फ फिज़िकल वेलबींग ही नहीं होती, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग भी होती है. और आपस में एक दूसरे को ब्लेम ना करके, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ ना करके अगर हम शांति से बात करने की कोशिश करें तो बहुत सारे हल निकल सकते हैं. बट एज ह्यूमन बीइंग्स how deeply we all need help. This show is exploring that factor. This show is explaining and depicting that factor. It is showing it to you. You just gotta you just gotta learn, you just gotta see it. You just gotta be open to seeing that we all need help. बच्चों के अंदर गुस्सा डाल के लड़ाइयाँ करना नहीं सिखाओ. अगर बच्चों की कोई गलती निकल जाए तो उनको डांटो नहीं, उनको समझने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनको शेम नहीं करो. बहुत डीप है ये शो. मेरे को तो बहुत रोना आया ये शो देख के. मुझे ये लिखते हुए रोना आ रहा था. मेरे को इवान के लिए बहुत डर लगता है एज अ मदर. माई चाइल्ड इज़ सो सेंसिटिव. तो मुझे हमेशा कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली उसके लिए डर लगता है बिकॉज ही हैज़ बीन बुलीड left, right, and center. You know, there was this time when my son used to wear pink and was a big fan of pink. But
इट गॉट टेकन अवे फ्रॉम हिम. जब वो बाहर जाने लगा तो उसको उसके फ्रेंड्स ने बोलना शुरू कर दिया दैट पिंक इज सच अ गर्ल्स कलर, अरे तू लड़की है क्या. ही एंडेड अप वेयरिंग लेस पिंक. अब वो घर में पहन लेता है, बाहर कम पहनता है. उसका फेवरेट कलर पिंक से रेड हो गया मेरे सामने. सोसाइटी से आप अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते, प्रोटेक्ट कर सकते. और इसके अंदर ये भी दिखाया है. आई रियली हैड अ मोमेंट व्हेन जेमी के पेरेंट्स रो रहे होते हैं बिकॉज वो अपने आप में सोच रहे होते हैं कि हमने क्या गलत कर दिया, हम क्या ठीक कर सकते थे. वो जेमी के लिए भी बुरा फील कर रहे होते हैं, वो अपने आप के लिए भी बुरा फील कर रहे होते हैं. एंड आप अपने बच्चे को दुनिया से नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप ध्यान रख सकते हो दुनिया से बच्चा क्या लेके आएगा अपने अंदर, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. As a parent, it's very difficult to watch it. It's very scary to watch your children get hurt by their friends. It's very scary to watch your children get hurt by the other children, by society, by lack of parent, by lack of intelligent, emotionally intelligent, mature adults. It's very difficult when you see your child struggling. As a parent, it is one of the most difficult things. And yeah, so adolescence देखना बड़ा difficult काम था. I every day pray that ना हम किसी को हर्ट करें और यूनिवर्स हमको प्रोटेक्टेड रखे फ्रॉम people who are monsters. And there are people who are monsters. Unfortunately, there are so many people who are just literal monsters. Yeah. And usually those monsters are not monsters from the beginning. People just become monsters. People end up becoming monsters. If we can just stop being monsters, if we can just stop hurting each other, if we can forgive, if we can make a internal moral rule to not hurt others, if we can protect ourselves from others, बस यही लाइफ है. प्लीज़ ये शो जाके देखो. एज अ पेरेंट प्लीज़ सीक therapy or life